अच्छा, इसका ना लास्ट टेंस भी हम कर लें, क्योंकि कल जुमा है और जुमे वाले दिन हमारा टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, जितना हमने इस वीक में पढ़ा। ठीक है। बस एक छोटा सा वो जो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस तो पहले किया हुआ है, तो जस्ट इसमें और उसमें थोड़ा सा फर्क है, 19-20 का ही, ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम वो भी कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि इस जो पास्ट वाला पूरा पोर्शन हम ऐड कर लेंगे उसमें टेस्ट के अंदर। ठीक है। अच्छा जी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सारा कुछ वही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, जस्ट छोटा सा चेंज है। क्या चेंज होगा? अब्दुल्ला बताएंगे ये। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज क्या आएगा? सर इसमें सिंस और फॉर का यूज नहीं, होगा वो और तो होना ही होना है, वो तो होना ही होना है, उसकी इस ठीक है। टेंस की पहचान ही बेसिकली ये है। अच्छा, डिफरेंस क्या है प्रेजेंट और उसमें पास्ट परफेक्ट में? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, बेसिक डिफरेंस क्या आता है? एक मिनट, मैसेज है, मैं मैसेज देख लूं। अच्छा ठीक है, क्या सर है? जी का नहीं यार, कॉमन डिफरेंस क्या है? देखिए ना, टेंस आपका चेंज हो रहा है। हाँ जी, यूज ऑफ बिन। अच्छा, और इसके अलावा किरण, इसके अलावा और मतलब मेजर डिफरेंस क्या आना चाहिए? और इसके अलावा इसकी पहचान, मैं जाता रहा था, हम जाते रहे थे, वो जाते रहे थे, वो जाती रही थी, वगैरह वगैरह, उसमें जाता रहा हूं था। ठीक है। अब उसमें क्या था? उसके कोई एक सेंटेंस बोल के बताएं मुझे। जैसे हमने कहा था कि इट हैज बिन रेनिंग, दे हैव बिन गोइंग, तो यार सिंपल टेंस क्या, टेंस चेंज होगा ना आपका। आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज हो रहा है सबसे पहले। हैज हैव को कौन रिप्लेस करेगा यार? इसको रिप्लेस करेगा हैड। बिन तो वैसे ही आना है, इसमें बिन वैसे ही आना है। बेसिक जो मेजर डिफरेंस है वो आपका हैज हैव को रिप्लेस कर देगा आपका हैड। ठीक है। उसमें कहते हैं कि इट हैज बिन रेनिंग, रेनिंग इसमें हम कहेंगे इट हैड बिन रेनिंग। इतना फर्क आ जाएगा। बाकी सिंस फॉर का इस्तेमाल वही है कि आप जो पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर इस्तेमाल करेंगे, जैसे इट हैड बिन रेनिंग फॉर 2 days, और मुकर्ररा वक्त यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या करते हैं? सिंस इस्तेमाल करते हैं। इट हैड बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, वगैरह वगैरह। ठीक है। तो कहता है जब तक किसी फिक्रे में फॉर या सिंस ना आए, तो इस टेंस के इस्तेमाल का सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब इसकी बेसिक जो पहचान है ना, वो सिंस फॉर के साथ ही है। अब इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। कहता है जी कि आई हैड बिन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है। देखिए उसमें क्या था, उसमें सिंपल आपका हैज हैव आता था, यहां पर हैड आ जाएगा। आई हैड बिन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, आई हैड बिन वर्किंग फॉर लास्ट 6 hours, we had been working since morning, you had been working since morning, he had been working since morning, she had been working since morning, it had been working since morning, they had been working since morning, Ali had been working since morning, और the boys had been working since morning। ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि कुछ भी चेंज नहीं है, सिंपल वही हैज हैव को हैड ने रिप्लेस किया। अगर हमने इसको इंटेरोगेटिव बनाना है तो सेंटेंस के स्टार्ट में सब्जेक्ट्स के शुरू में आ जाएगा हैड माय सन बिन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। इसको नेगेटिव बनाना है, माय सन हैड नॉट बिन वर्किंग, मतलब पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद, बिन के बाद नहीं, पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद आप क्या करेंगे? सिंपल नॉट ऐड कर देंगे, तो आपका आ जाएगा माय सन हैड नॉट बिन वर्किंग फॉर 6 hours। इसी तरह से आप इसमें देख लें कि जी हम कहते हैं कि इसका नेगेटिव बना लें, किसी भी एक सेंटेंस का इसका बना लेते हैं। ही हैड बिन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ही हैड नॉट बिन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ही हैड नॉट बिन वर्किंग फॉर 6 hours, वगैरह वगैरह। अगले पेज पे मूव करते हैं, इसकी एग्जांपल्स उठाते हैं कोई। जैसे ये देखें, दे हैड बिन प्लेइंग फॉर 3 hours, had they been playing for 3 hours, they had not been playing for 3 hours। इसको देखते हैं, snow had been falling since midnight, snow had not been falling since midnight, और had snow been falling since midnight। इसको देखें, he had been milking the cow for 15 minutes, had he been milking the cow for 16 minutes, ये रहा, for 15 minutes, या he had not been milking the cow for 15 minutes। ठीक है। फिर क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। द गेस्ट हैड बिन pouring, सॉरी क्या था, द गेस्ट्स
हैड बिन पोरिंग इन सिंस 11 AM के जो गेस्ट थे वो, इसमें पोर का मानी क्या है? एक तो, एक मिनट मुझे देखने दें। एक तो पोर होता है उंडेलना, ये पोर किस सेंस में इस्तेमाल कर रहा है? सर सुराख को भी कहते हैं पोर। पोरिंग, बहाना, उंडेलना नहीं। मैं वही कह रहा हूँ कि इसका मतलब तो वही होता है कि उंडेलना, गिराना, जैसे ना दूध आप उसमें उंडेल रहे होते हैं तो उसको पोर करना कहलाते हैं। उंडेलना, भरना, ये उस मानों में इस्तेमाल होता है। ठीक है, थोड़ा सा ऑड लगा था मीनिंग मुझे, इसलिए मैं चेक किया। नहीं, वही है, द गेस्ट हैज हैड बीन पोरिंग इन। पोरिंग इन, एक मिनट ठहरे, ये देख लेते हैं। फ्रेज बन जाता है पोरिंग इन के साथ, पोरिंग इन, इसका मतलब कुछ और बनेगा फिर। वही आ रहा है, भरना, पौधों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना, उंडेलना, बात वही है। ठीक है, एनी हाउ, तो इसमें भी आपने क्या करना है, सिंपल आप हैड को शुरू में ले आएंगे और निगेटिव में हैड के बाद नॉट लगा देंगे। माई फादर हैड बिन रीडिंग द होली कुरान फॉर हाफ एन आवर। तो इसमें भी क्या करेंगे, हैड माई फादर बिन रीडिंग द होली कुरान फॉर हाफ एन आवर, या माई फादर हैड नॉट बिन रीडिंग द होली कुरान फॉर हाफ एन आवर। तो इस वे में हम इसको करेंगे। अच्छा, मंडे, मंडे कह दिए, सॉरी, आपका जो जुमे वाले दिन, कल आपका टेस्ट डे है, मतलब वैसे आप लोगों की क्लास नहीं होगी, ये आपका टेस्ट डे है। सर जुम्मा तो परसों है। जुमा कब है? परसों है सर, सर कल कल तो जुम्मा। थर्सडे है। आज जुमेरात नहीं है? सर आज नहीं सर। वेडनेसडे है। हद हो गई यार, वैसे हद हो गई है। चलें, ये तो ठीक है फिर। मुझे था कि आज, आज फ्राइडे है, और सॉरी आज थर्सडे है। ओके, फिर कल की हमारी क्लास होगी। और मतलब फिर तो अच्छा है कि यार हम कल फिर अपने टेंसेस सारे कंप्लीट कर लेंगे, पूरे टेंसेस ऐड कर लेंगे, फ्यूचर कल कर लेंगे इंशाल्लाह। तो जुम्मे वाले दिन हमारा जो है वो उसमें ऐड हो जाएगा। बस ठीक है, फिर टेस्ट का सिलेबस मुझे तो ये था कि मैंने कहा अगर कल क्लास नहीं है और कल फ्राइडे है तो मैंने कहा सिलेबस आप लोगों को बता दूं। ओके, ओके, दैट्स फाइन। असल में ना मैं हूँ पिछले एक हफ्ते से छुट्टी पे। तो जब आप ऑफिस जाते हैं ना तो आपको डेली होता है कि यार ठीक है, आज हफ्ता आ गया, आज आज आ गया, सोमवार है, आज मंगल है, बुध है, जुमेरात, जुमा, लो जी, फिर आगे 3 दिन फिर मजे, जुमे की शाम से लेकर अगली सोमवार की सुबह तक। तो मैं हूँ पिछले एक हफ्ते से छुट्टी पे। तो मैं लाहौर आ गया था, तो इस वजह से अब हफ्ता एतवार, अब सारी रात को देर से सोना, सुबह लेट उठना, और बस शाम को सेशन ले लेना, इसमें पता ही नहीं चलता पूरे दिन का। ये भी वजह बनी है। एनी हाउ, ये हमारा हो गया। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम हो, कोई मसला मसाइल हो तो पूछ सकता है जी। अच्छा, आगे स्टार्ट करते हैं। कल हमने ये टेबल पढ़ा था जिसमें कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स थे। तो अच्छा, आज हम पढ़ते हैं अर्थ साइंस से, स्टार्ट करते हैं। अर्थ साइंसेस से क्या मुराद है कि यार अर्थ के ऊपर जो जो फिनोमिनाज हो रहे हैं नेचर की तरफ से, आ, उसमें अर्थ में क्या 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 चीज है आपके पास। अर्थ में जाहिर सी बात है, अर्थ का अपना स्ट्रक्चर है, सबसे पहले तो उसकी मुख्तलिफ लेयर्स हैं। अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है, टॉप पे कुछ और है, मिड में कुछ और है। इसके बाद उसका एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारी चीजें हैं, कुछ खिला से आ रहा है, वो इंटरेक्ट करता है। ठीक है, यहाँ मौसम बनते हैं, यहाँ पर पानी मौजूद है। तो ये सारी की सारी जो स्टडी है जो कि अर्थ से रिलेटेड इवेंट्स के साथ है, ये अर्थ साइंसेज में इसको इसके ऊपर स्टडी की जाती है। ठीक है, उसमें कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि अर्थ साइंस में हम पढ़ेंगे, वो देख लेते हैं। जियोग्राफी है, जियोलॉजी है, ये सारी हम पढ़ेंगे। जियोलॉजी की बात करें, जियो बोलते हैं अर्थ को, जियोलॉजी से मुराद है स्टडी ऑफ अर्थ। सादा लफ्जों में कि स्टडी ऑफ अर्थ है वो जियोलॉजी कहलाती है। जियो, जियो मतलब अर्थ। स्टडी ऑफ अर्थ, इट्स रॉक्स एंड चेंजेस दैट हैव अकर्ड और आर अकरिंग इन द प्लैनेट। तो ये जियोलॉजी कहलाएगी। मेटेओरोलॉजी क्या कहलाएगी? ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। मेटेओरोलॉजी वो ब्रांच है जो कि एटमॉस्फेयर या वेदर को डील करती है कि जी आज का हमारा मौसम कैसा होगा। ठीक है, तो ये जो ब्रांच है वो अर्थ के वेदर को डील करती है। और पाकिस्तान में जो डिपार्टमेंट है जो इस चीज को मतलब कह लें स्टडी करता है, या जो मतलब कह लें कि सरकारी लेवल पे, वो पाकिस्तान का जो मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, मेट ऑफिस उसको बोलते हैं। ठीक है, तो मेटेरोलॉजी कौन सा होगा? जो कि मेटेरोलॉजी के आपके वेदर के ऊपर बात करेगी, अर्थ के वेदर के ऊपर। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ली थी हम लोगों ने? ओके, कर ली थी।
जी बिल्कुल, अर्थ डिस्क्रिप्शन। अच्छा जी, इसके बाद आ गया कि जी हमारा आ गया क्लाइमेटोलॉजी, मतलब साइंस किसकी साइंस है? ये क्लाइमेट की साइंस है। अच्छा, क्लाइमेट और वेदर में क्या फर्क होता है, को बताएगा? क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस है? पर दोनों का मीनिंग तो मौसम के नहीं, लिए यूज होता है। नहीं, फर्क है दोनों में। सर, वेदर मौसम को कहते हैं बेसिकली ज्यादा। हम्म। और हम्म। क्लाइमेट जो भी एटमॉस्फेयर में मीन्स के क्या आबो चीज हवा को प्रेजेंट कहते है, कोई देखिए, क्लाइमेट में कोई गंदगी है कि नहीं, इस तरह इस सेंस में। अभी दूर है। देखिए, हम कहते हैं वेदर, कि जी आज का वेदर कैसा है, कहते नहीं आज तो सख्त धूप है, या चेक करो अगले 2 दिन बाद बारिश हो रही कि नहीं हो रही। इसका मतलब ये हुआ कि वेदर फॉर द टाइम, मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम, जी बिल्कुल, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होता है, कि आज का वेदर कुछ और है, रात का वेदर कुछ और होगा, कल सुबह का वेदर कुछ और होगा। लेकिन क्लाइमेट है ना, पर गर्म ठंडा, नहीं बिल्कुल, मतलब यासिर वेदर यासिर गर्म बिल्कुल भी ठंडा नहीं, बारिश। यासिर बिल्कुल भी नहीं, बहुत दूर हो, बहुत दूर हो। वेदर बताने का मतलब कि वेदर जो टर्म है ना, ये शॉर्ट टर्म के लिए इस्तेमाल की, जैसे आज का वेदर क्या होगा जी, आज तो सख्त धूप है। अच्छा यार, चेक करो कल आज शाम को क्या है, कहता नहीं शाम को शायद बारिश हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि वेदर फॉर शॉर्ट टर्म इस्तेमाल होता है, मतलब फॉर द टाइम बीइंग होता है, ये चेंज होता रहता है। लेकिन क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट क्या होता है, आपने पढ़ा होगा जी, क्लाइमेट चेंज इन आवर रीजन। तो क्लाइमेट चेंज क्या होता है, ये लंबे अरसे बाद होता है, सालों दहाइयां लगती हैं इस पे। जैसे कहते हैं ना जी, कि अगर जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, अगर इसी रेट पे बढ़ती रही, तो आने वाले 10 साल में क्लाइमेट चेंज ये हो जाएगी। मतलब लंबे अरसे में जो चेंज हो रहा होता है वो क्लाइमेट चेंज होता है, ठीक है। वेदर शॉर्ट टर्म के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जो क्लाइमेट है वो लॉन्ग टर्म के लिए टर्म इस्तेमाल की जाती है। अब क्लियर हो गया आपको? हम ये नहीं कह सकते सर कि यार कल, मेन शॉर्ट लॉन्ग में बात खत्म होगी बस आखिर। हाँ, हम ये नहीं कह सकते कि यार कल का कल क्लाइमेट क्या होगा, भाई जो आज क्लाइमेट है, क्लाइमेट कल भी यही होगा, ठीक है। वेदर चेंज होता है। अच्छा, इसके बाद है ओशनोग्राफी। क्या होता है कि वो ब्रांच जो कि सीज को, मतलब वाटर को डील करती है, ओशंस को डील करती है, वो ओशनोग्राफी कहलाती है। हाइड्रोलॉजी जो कि आप कह लें कि पानी या पानी की मूवमेंट्स को डील करती है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ वाटर, नॉर्मली फ्रेश वाटर एट द एट और नियरेस्ट अर्थ सरफेस, तो ये हाइड्रोलॉजी कहलाती है, ठीक है। अच्छा जी, अब जमीन पर पानी की अगर हम बात करें कि कितने परसेंट पानी है और कितने परसेंट लैंड है, तो ये तकरीबन 71% पानी है और 29% लैंड है। कल हमने पढ़ा था 70.92% जमीन पर पानी है, लेकिन राउंड ऑफ करके उसको 71% कर देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जनाब, ओके, अगले पेज में मूव करते हैं। ये सारा रटना नहीं, मैं फिर बता रहा हूं, हमने इसमें सिर्फ एमसीक्यूज निकालने हैं, सिर्फ एमसीक्यूज, ठीक है। तो अच्छा जी, यहां पर देखें, तो कहता है कि मून की जो मोशन है, अर्थ सॉरी अर्थ की, वो किस तरह से है। कल हमने इंक्लाइनेशन ऑफ अर्थ की बात की थी, तो मैंने कहा था कि ये स्ट्रेट लाइन है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। लेकिन अर्थ इस तरह से नहीं है, अर्थ हल्की सी इंक्लाइंड है, ये वाली। कितने एंगल पे थी? 23.5 पे थी, या 23.4 पे, दोनों ही ठीक है, ठीक है। तो ये इंक्लाइनेशन थी इसकी। अब हम देख रहे हैं कि जो सन है, वो सन इस साइड पे होना चाहिए, इस साइड पे जहां से रोशनी आ रही है, मतलब इस साइड पे सन होगा। इस साइड पे सन होगा तो क्या होगा कि रोशनी इस तरफ को मूव कर रही है। जिस जगह पर रोशनी पड़ रही है, वो हाफ जो है ना, वो हमें नजर आएगा दिन, रोशनी वाला, मतलब वहां पे दिन होगा। और जो पीछे छुपा हुआ है, ठीक है, जाहिर सी बात है वो फिर क्या बन जाएगा, वो वहां पे रात हो जाएगी। तो जब ये घूम के, ये वाली जो साइड है, ये साइड घूम के इधर आएगी, तो इधर दिन हो जाएगा, जब ये इधर आएगी तो इधर रात हो जाएगी, ठीक है। तो इस वे में ये स्पिन करती रहेगी। अब रोटेशन से क्या होता है, याद रखने वाली बात, ये एमसीक्यूज आ चुके हैं, ये वाला भी। जो स्पिनिंग ऑफ द अर्थ या रोटेशन ऑफ अर्थ, कहता है ये वेस्ट टू ईस्ट जो है ना, ये रोटेट करती है, काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन है इसका। और इसका जो रोटेशन टाइम 23 घंटे 56 मिनट और 4.9 सेकेंड, इसमें एक जो चक्कर है ये कंप्लीट कर लेती है, ठीक है। उसके बाद इसके जो स्पीड है अप्रोक्सीमेटली, कहता है कि 1038 माइल्स पर आवर एट इक्वेटर, ठीक है। तो ये इसकी है आपकी जो स्पीड है इसकी रोटेशन की।
आगे इफेक्ट्स की बात करें कि रोटेशन होती तो उससे होता क्या है, बेसिकली क्या क्या चीज बनती है। तो इसके इफेक्ट्स को देख ले तो क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ डेज एंड नाइट्स। ये याद रखना है आपने पर्टिकुलरली ये वाला क्वेश्चन, कि जी जो डे और नाइट बनती हैं वो ये भी पूछ लेता है कि जी किससे बनती है, रेवोल्यूशन से, रोटेशन से, या किसी और चीज से। तो इसका आंसर है कि डे और नाइट। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि इस तरफ सूर्य की रोशनी पड़ रही थी तो इस तरफ डे था, जब ये घूम के इस तरफ को जाएगा तो उधर रात हो जाएगी, इधर दिन हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि रोटेशन की वजह से डे और नाइट बनते हैं। अब रेवोल्यूशन से क्या होता है, उससे सीजन बनते हैं, उससे सीजन बनते हैं। अगली वाली डायग्राम पे में खल आ जाएगी ये पिछले वाले में पढ़ के आए हम लोग। अच्छा इसके बाद क्या है, एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन एंड स्टार। जो सूरज और सितारों की मूवमेंट है वो भी हमें इसकी हरकत से अंदाजा होता है कि हाँ यार यहां पर ये चीज चल रही है। नॉलेज ऑफ डायरेक्शंस डेफिनेटली, सेंस ऑफ टाइम, डिफ्लेक्शन ऑफ विंड्स एंड ओशनिक करंट्स। ये ओशनिक करंट्स क्या होती हैं, कुछ है पता? ओशियानिक करंट्स क्या होती हैं? सर समुद्री लहरें उठती हैं जिससे। शाबाश, शाबाश, काफी हद तक करीब है। और इसके अलावा और कोई? और कोई? ओशियानिक करंट्स क्या होता है? समुद्री तूफान भी कह सकती हैं बेसिकली। पता है क्या, एक मिनट मैं देखता हूँ, अगर मेरे पास डायग्राम पड़ी हुई ना यहाँ कहीं तो मैं अपलोड कर लेता हूँ, ना हुई तो फिर अल्लाह का हुक्म। अपलोड्स में पड़ी थी, कहाँ पड़ी थी वो डायग्राम? चले एक काम कर लेते हैं, इस डायग्राम के ऊपर बात कर लेते हैं, समझने की हमें समझना ही है, हमने कौन सा कर कुछ और करना है। अच्छा, अब होता क्या, देखिए जितना आपके पास नीले वाला एरिया ना यार, ये सारे का सारा पानी है, ये सारा पानी है नीले वाला एरिया। अब पानी का अल्लाह मियां ने एक ऐसा सेटअप रखा हुआ है कि हमने बात की थी लास्ट टाइम कि इक्वेटर हमने पढ़ा था। इक्वेटर क्या था, इक्वेटर कहाँ पे है? लास्ट टाइम हमने बात की थी इक्वेटर की। तो यार ये जो लाइन है ना ये वाली, तकरीबन यहां करके गुजरेगा, इसके करीब, इस जगह के करीब तकरीबन। आप अंदाजन, ये थोड़ा मैं ज्यादा बना रहा हूं, अंदाजन ये कह ले कि इसके करीब ये लाइन है, ये इक्वेटर कहलाता है। ठीक है। अब इक्वेटर वो जगह है जो कि गर्म मरतूब इलाके हैं, गर्म इलाके हैं, यहाँ गर्मी, इसको थोड़ा सा और नीचे कर लें आप। ठीक है, ये गर्म इलाके होते हैं, मतलब यहाँ पर गर्मी ज्यादा होती है। आप इसको यहाँ करके कर लें, शायद यहाँ अप्रोक्सीमेट यहाँ करके कर लें, लेकिन इंडिया उससे ऊपर ही होगा। एनी हाउ अच्छा जी। अच्छा इक्वेटर पे क्या है, इक्वेटर पे गर्मी होती है, बल्कि आप इसको एक मिनट, एक मिनट मैं एग्जैक्ट ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके जी ये रही। इसमें मैं ओशंस को भी ऐड करता हूँ, शेयरनिक करंट्स, समझाने में आसानी हो जाएगी, हमें डायग्राम बनी बनाई मिल जाएगी। हम्म, इनमें से हम कौन सा ले लें डायग्राम? हम्म, ये ले लेते हैं, ये डायग्राम नजर आ रही है आपको, ये वाली? जी स्टूडेंट्स। जी सर। अच्छा, यहाँ पर ये जो डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है ये वाली, इधर गया, ओ सॉरी, ये इक्वेटर है, ये डॉटेड लाइन है, ये आपकी, ये आपका इक्वेटर है। कहाँ गई वो डायग्राम चलिए इसको ले लेते हैं। ये इक्वेटर आपका यहाँ पर। अब अब देखिए ये जितना सारा एरिया है ना ये वाला आपके पास, ओहो, एक मिनट मैं इसका कुछ करता हूँ। Savage।
वापस इस पे आते हैं। एनी हाउ ये से कर लेते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। हमारे पास ये आ गया नीला एरिया जितना भी हमारा, वो सारे का सारा पानी है। अब ये जो हमारा है, हमारी जो इक्वेटर लाइन है, यहां पर हीट ज्यादा होती है, ठीक है। मतलब ये एरिया जो खिता है गरम गर्म खिता कहलाता है। मतलब इस एरिया में मैं कह सकता हूं कि हीट इस एरिया में ज्यादा होती है, इस एरिया में हीट ज्यादा होगी। इस वजह से क्या होगा कि पानी भी यहां पर गर्म होगा। अब जैसे जैसे हम इस एरिया से दूर जाते जाएंगे, गर्मी कम होती जाएगी, ठंडक बढ़ती जाएगी। यही हाल इस तरफ भी है। इसका मतलब ये हुआ कि इस रीजन का जो पानी है वो गर्म होता है, इस रीजन का पानी गर्म होता है। इससे ऊपर जाएंगे तो इस रीजन का पानी थोड़ा सा ठंडा, हल्का सा गर्म, मतलब दरमियाना, जिसको कोसा सा कहते हैं सादा लफ्जों में, कम कम गर्म कह सकते हैं। जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ ठंडा हो जाएगी, इसके ऊपर बर्फ हो जाएगी, ठीक है। यही इस तरह से यहाँ कम गर्म और यहाँ पर बहुत ठंडा पानी। अब अल्लाह पाक का निजाम ये है कि उसने दुनिया में गर्म इलाकों से ठंडे इलाके में पानी पहुंचाना होता है, गर्म इलाकों से ठंडे इलाके में पानी पहुंचाना होता है। अब होता क्या है, पानी, जमीन के ऊपर हवाएं चलती हैं। हवाओं की वजह से क्या होता है कि ये आपका, पहले देखिए, ये वाला आपका, ये अटलांटिक, ये है अटलांटिक ओशन है ये वाला, ठीक है। ये आपका पैसिफिक ओशन है सारे का सारा, ये वाला, ठीक है, ये पैसिफिक ओशन है। ये अटलांटिक ओशन है, ये आपका इंडियन ओशन है, ठीक है। अब होता क्या है यहां पर, होता ये है कि हर ओशन के अपने अपने ओशनिक करंट्स हैं, लहरों का बहाव है, समुद्री तूफान है। अब होगा क्या, हवाओं की मदद से क्या होगा कि जनाब जो यहां से पानी गर्म है ना, वो यहां से इस तरफ मूव करना शुरू कर देगा। अब अल्लाह पाक की कुदरत है कि हवाओं के बाद रुख आता है, हवाएं इसको पानी को मोड़ती हैं, ये यहां से होके ठंडे इलाकों में जाएगा, ठंडे से होके यहाँ यहाँ के एरिया को, मतलब ठंडे पानी को गर्म करता जाएगा, मिक्स करेगा, मिक्स करने के बाद वापस फिर रब के हुक्म से हवाएं चल रही होती हैं, वो कोरियोलिस इफेक्ट इसको बोलते हैं, उससे फिर टर्न लेता है पानी, टर्न लेके ठंडे इलाकों से होते होते वापिस आता है तो यख हो चुका होता है, वापिस आके फिर गर्म में शामिल होता है, फिर गर्म हो जाता है, फिर जाता है गर्म ठंडा गर्म ठंडा गर्म, गर्म ठंडा गर्म करते करते ऐसा मूव करता रहता है। ये है अप, ये वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। साउदर्न हेमिस्फीयर में भी ऐसा ही होता है कि यहाँ पानी क्या करता है, यहाँ पानी निकलता है जी इस तरह से। मैं कलर चेंज करता हूँ इसका, ये बोलो, यहाँ पानी क्या करता है, यहाँ भी गर्म होता है, जब यहाँ से टर्न लेता है, यहाँ ठंडा पानी मिक्स होता है, यहाँ ठंडा ठंडा यख होके फिर वापस गिरता है, ये घूमता रहता है पानी इस तरह, ठीक है। ये अटलांटिक की बात है। इसी तरह से पैसिफिक में भी यही काम होता है कि नॉर्थ पैसिफिक का अलग चलता है, साउथ का अलग चलता है। तो इस चीज को बोलते हैं ओशनिक करंट्स। इसी तरह से हमारा जो मूनसून वाली कहानी है वो यहाँ करके हो रही होती है इंडियन ओशन के अंदर, ठीक है। तो ये सारे ओशनिक करंट्स कहलाते हैं कि पानी जो है समंदर का, वो हवा के असर से मूव करता है, गर्म इलाकों से पानी ठंडे इलाकों में जाता है और वापस आके फिर गर्म इलाकों में शामिल हो जाता है। यहां तक किसी की तसल्ली ना हुई हो तो बता सकता है जी प्लीज। क्लियर है सर, समझ आ गई। ओके, तो ये ओशनिक करंट्स हैं। बाकी जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह इसको डिटेल में देखेंगे। अच्छा, इसके बाद हो गया रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजिंग अ बल्ज एट इक्वेटर। बल्ज बोलते हैं उभार को, जैसे नहीं आप ये कह लें कि सर में कोई चीज हल्की चोट लगती है तो आलू पड़ जाता है, वो बल्ज, उसको उसको बोलते हैं, इसको उस गुंबद को या उसको बल्ज बोलती है। उभार को कहता है कि इक्वेटर के ऊपर हल्का सा बल्ज है, कि वो जगह थोड़ी सी बाकियों से उठी हुई है, उभरी हुई है थोड़ी सी, ठीक है। तो कहता है रोटेशन की वजह से है ये वाला काम भी। और इसके बाद रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइड्स। टाइड्स दो तरह की हैं, नीप टाइड्स और दूसरी कौन सी हैं, ये आपने बताना है। हाँ जी, दो टाइड्स दो तरह की होती हैं, स्प्रिंग टाइड्स और नीप टाइड्स, ठीक है। इसको आगे पढ़ेंगे अगर हमारे पास वो आता है तो। कहता है कि रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइड्स,
आपने सुना होगा छोटी मतलब क्लासेस में या घर में जब वालदैन या बड़े कहानियां सुनाती हैं कि जो समंदर है ना उसकी लहरें उठती हैं। मद्दोजदर का लफ्ज आपने सुना होगा 8वीं 9वीं की उसमें मुतालिया पाकिस्तान में, मद्दोजदर की लहरें। ठीक है, तो क्या था बेसिकली, सूरज और चांद की कशिश की वजह से क्या होता था कि रोटेशन और इनकी वजह से उस पर लहरें उठती हैं, टाइड्स उठती हैं। ठीक है, तो कहता है रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइड्स, ये भी इसी रोटेशन की वजह से ही है। अच्छा, इसके बाद रेवोल्यूशन की बात करते हैं कि रेवोल्यूशन में क्या होता है। मतलब जब चीजें रिवॉल्व करती हैं तो सबसे पहला बड़ा इफेक्ट उसका क्या आता है कि यार चेंज ऑफ सीजन, सबसे बड़ा इफेक्ट हमें फेस करना पड़ता है। सबसे बड़ा जो इसका इम्पैक्ट है वो चेंज ऑफ सीजन है। मतलब उसमें सीजन चेंज होते हैं। कैसे, ये डायग्राम देख सकते हैं आप लोग। ये सन है आपका, ये वाला। ठीक है, ये सन है, ये अर्थ है, और मुख्तलिफ टाइम जो ना टेन्योर के अंदर, जो ड्यूरेशन के अंदर मूव कर रही है। तो आपका 3 माह का तकरीबन एक आपका सीजन बनता है, 3 का दूसरा, 3 का तीसरा, 3 का चौथा। तो विंटर, स्प्रिंग, समर और ऑटम, आपका वो आपके 4 सीजन आपके फेस कर, आप जो है ना आप फेस करती हैं। तो रेवोल्यूशन में क्या होता है, चेंज ऑफ सीजन सबसे पहले। ठीक है, अब उसमें उसने वही पुरानी बातें की हुई हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन कितना है, 93 मिलियन माइल्स। ठीक है, ये मिलियन कर दिया, मिलियन है। ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा। उसके बाद जनाब आपका ये माइल्स में दे दिया उसने। उसके अलावा जो आपका रोशनी की बात करता है, कहता है जो ना जो सूरज की रोशनी है, कहता है कि कितना ट्रेवर्स करती है, मतलब गुजरती है अ डिस्टेंस ऑफ 595 मिलियन माइल्स। और इसका जो है कितने टाइम में, 1 साल में। मत सादा लफ्जों में ये कि आपका जो 1 साल का टेन्योर है वो कितना है, 365 दिन, 6 घंटे, 6 घंटे 9 मिनट और 9.5 सेकंड। मतलब पूरा जो आप 1 साल का अगर कैलकुलेट करते हैं तो 365 दिन, 6 घंटे, 9 मिनट और 9.5 दिन। ठीक हो गया। तो उसके बाद उसने बात की हुई है जनाब के स्पीड की बात कर ली कि जनाब 18 माइल्स पर सेकंड रेवोल्यूशन की स्पीड है अर्थ की, या 66,000 माइल्स पर आवर। ठीक है, एक उसमें माइल्स पर आवर में फिगर है, दूसरे वाला आपका माइल्स पर सेकंड में है। अच्छा जी, इसके बाद आगे आपका जी के नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ सीजन की हम लोग बात कर चुके हैं, इसमें इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, आगे चलते हैं। अगला हमारी जो टर्म है वो है सोल्स्टाइस और इक्विनॉक्स। ये कॉमन चीजें हैं जो कि एमसीक्यू एक एक 2-2 नंबर की इसमें भी आ जाती हैं। सोल्स्टाइस क्या होता है और इक्विनॉक्स क्या होता है, ये पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, सोल्स्टाइस का मतलब क्या होता है कि जब, मतलब साल का वो टाइम जिसमें डे और नाइट की लेंथ अनइक्वल होती है। ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ऑन दीज डेज लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट इज अनइक्वल। नॉर्मली तो हमारा 24 घंटे का दिन है ना, उसमें 12 घंटे का दिन है, 12 घंटे की रात है, ऐसा ही है ना। लेकिन क्या होता है कि साल के किसी हिस्से में, कुछ हिस्सों में दिन और रात की जो लेंथ है वो चेंज हो जाती है। मतलब ये हो गया कि कभी दिन बड़ा हो गया, कभी रात बड़ी हो गई। ठीक है, तो इस चीज को सोल्स्टाइस बोलते हैं। अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं, चीजें क्लियर हो जाएंगी। एट 2 पॉइंट्स थ्रू आउट द ईयर द टिल्ट ऑफ अर्थ, ये जो हमने ये वाला जिसका ये वाला है, ये टिल्ट टिल्ट होना कहलाता है, किसी एक तरफ झुकाव होना। कहता है कि एक्सिस रिचेस इट्स मैक्सिमम एंगल अकॉर्डिंग टू द सन, फ्ला फ्ला फ्ला। और इसमें होता क्या, कहते हैं यूजली इट हैपेंस ऑन 21 जून। इसको बोलते हैं समर सोल्स्टाइस। 21 जून जो होता है उसमें समर सोल्टाइस सोल्स्टाइस बोलते हैं, और इसमें लॉन्गेस्ट डे होता है आपका। ठीक है, 21 जून को समर सोल्स्टाइस और लॉन्गेस्ट डे होता है, और 22 दिसंबर को विंटर सोल्स्टाइस बोलते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है। तो इसमें कहता है कि 22 दिसंबर को शॉर्टेस्ट डे, मतलब लॉन्गेस्ट नाइट होती है आपकी। 21 जून को लॉन्गेस्ट डे और 22 दिसंबर को लॉन्गेस्ट नाइट होती है। तो इस इवेंट को सोल्स्टाइस बोलते हैं। 21 जून वाले को समर सोल्स्टाइस और 22 दिसंबर वाले को
विंटर सोल्स्टाइस बोलते हैं, ठीक है। इस टाइम ड्यूरेशन में जमीन का के ऊपर दिन और रात का जो आप कह लीजिए डिवीजन है वो अनइक्वल हो जाती है। These days are known as solstice. Summer solstice is the longest day. Winter solstice is the shortest day. क्यों? रात लंबी हो जाती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बस इसको देख लीजिएगा। उसके बाद इक्विनॉक्स क्या होता है? इक्विनॉक्स बोलते हैं कि ये तो अनइक्वल था, ठीक है। अब इक्वेलिटी के ऊपर आ जाते हैं। यहां तक कॉन्सेप्ट इसको समझ ना आया हो तो पूछ सकता है। हाँ जी। कहता है कि इक्विनॉक्स मीन्स डे एंड नाइट्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। कहते हैं एज द अर्थ मूव्स अराउंड इट्स ऑर्बिट इट रीचेस 2 पॉइंट्स बिटवीन द ईयर where the tilt of its axis causes it to be straight relative to the sun. These days are known as equinox. Equi बोलते हैं equal को, ठीक है। Equinox. These are equinoxes. The ray of the sun shine directly on the equator. This happens approximately on 21st March और इसको वर्नल इक्विनॉक्स बोलते हैं। और 23 सितंबर को जो इक्विनॉक्स उसको ऑटमनल इक्विनॉक्स बोलते हैं, ठीक है। और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से मुराद कि जो आपका ऊपर वाला हेमिस्फीयर है ये इक्वेटर है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है। इसकी बात कर रहे हैं। पहले वाला भी हमने सॉरी नॉर्दर्न की बात की थी। तो कहता है साल के इस हिस्से में दिन और रात जो है इक्वली 12-12 घंटे के होते हैं। जो 21 मार्च को होता है वो वर्नल इक्विनॉक्स है और जो सितंबर 23 को होता है वो ऑटमनल इक्विनॉक्स कहलाता है। यहां तक किसी को कोई मसला मसाइल हो तो वो पूछ सकता है। जी स्टूडेंट्स। नो सर। अच्छा, ये आगे आपने रोटेशन को पढ़ लेना है, रोटेशन ऑफ द अर्थ और रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। अच्छा, इस वीक से जैसे हमारा ये वीक एंड होगा ना तो इसके बाद हम थोड़ी स्पेस बढ़ाएंगे और इसके साथ साथ जो है ना अपना सेल्फ स्टडी के कुछ नोट्स आप लोगों के साथ शेयर किया करूंगा डेली बेस पे, वो भी आपने साथ तैयार करने होंगे, ठीक है। तो अभी हम थोड़ी स्पेस अपनी ना स्पीड बढ़ाना शुरू करेंगे इस वीक में। तो खैर मतलब फर्स्ट वीक है हमारा, मैंने ज्यादा बर्डन नहीं डाला आप लोगों के ऊपर, लेकिन ऐसा ऐसा हमें काम ज्यादा करना है क्योंकि जो हमारा टारगेट है वो इंशाल्लाह हमने अचीव करना है, ठीक है। रोटेशन और इसमें जो बेसिक डिफरेंस है ये पढ़ लीजिएगा, कुछ मुश्किल नहीं है। सारी वही बातें हैं जो हमने की हैं कि इससे जनाब क्या होता है, दिन रात बनती है, ऐसे सीजन बनते हैं, ऐसे ये होता है, ऐसे वो होता है, फलाना फलाना। आगे बात करते हैं हम लोग, चले बेसिक्स कर सकते हैं इसकी। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स, ये वर्ड आपने कॉमनली सुने होंगे, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। बस आज इस कॉन्सेप्ट को हम देख लेते हैं। लैटिट्यूड किसको बोलते हैं और लॉन्गिट्यूड? हाँ जी, को बताना पसंद करेगा कि नहीं? सर जी जो हॉरिजॉन्टली अराउंड। ये मैं अर्थ बनाता हूँ, ये अर्थ है, ठीक है। अब इसमें ये नॉर्दर्न पोल है इसका, ये साउदर्न पोल है। ये मैं इक्वेटर ड्रॉ कर लेता हूँ, ये इक्वेटर है। पहले बात करते हैं लैटिट्यूड आ रहा है, तो लैटिट्यूड को पहले देख लेते हैं। लैटिट्यूड क्या है? बेसिकली ये हॉरिजेंटल लाइंस हैं जो कि इमेजिनरी लाइंस हैं, जो कि हमने पैरेलल लाइंस को इक्वेटर के पैरेलल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी और साउदर्न हेमिस्फीयर में भी ड्रॉ किया हुआ है। ये जो दो क्या कह लें कि लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं, इनके दरमियान का फासला 110 किलोमीटर है, ठीक है। इमेजिनरी लाइंस हैं, एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती, तो इनको हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड्स, ठीक है। कहते हैं इमेजिन लाइंस रनिंग हॉरिजॉन्टली अराउंड द ग्लोब आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स, आल्सो कॉल्ड पैरेलल लाइंस, ठीक है, या पैरेलल लैटिट्यूड लाइंस आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर, एक जैसे फासले पर हैं। और कहता है ईच डिग्री ऑफ लैटिट्यूड इज अबाउट 69 माइल्स या जो है कहता है कि 110 किलोमीटर। लैटिट्यूड एट इट्स इक्वेटर, कहता है 1 डिग्री जो है उसकी इसके बराबर है,
ठीक है। उसके बाद बात करता है जी कि हम बात करेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की। एक मिनट, मैं जरा इक्वेटर दोबारा ड्रा करता हूं, इसमें मिक्स ही हो गया है। ये इक्वेटर है हमारा, ये वाला, ओके, ठीक है। अब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी ड्रॉ की हुई है हमने, और ये हमने इधर भी ड्रॉ की हुई है। जब हमने ड्रॉ की अर्थ इस तरह से, जस्ट दायरा बनाते हैं, तो हमने कहा ये सेंटर है, ये 0 डिग्री है, ठीक है, ये 0 डिग्री है, इसके ऊपर चलते चलते चलते, तो ये सारा हमारा 90 डिग्री का है, ये वाला, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो अब ये जो आपकी लैटिट्यूड्स है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी ड्रॉ की हुई है और साउदर्न में भी ड्रॉ की हुई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरी जो इमेजिनरी लाइंस है वो कहलाती हैं आपकी, वो कहलाती हैं लॉन्गिट्यूड्स या लॉन्ग्स, सिंपली इसको लॉन्ग, लैट लॉन्ग बोलते हैं। अब मैं वही ड्रॉ करता हूं, अर्थ ड्रॉ कर ली मैंने, वही हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर है, ये मेरा इक्वेटर है, ठीक है। अब ये तो पैरेलल लाइंस थी, लेकिन ये जो हम ड्रॉ करने वाले हैं, ये पैरेलल लाइंस नहीं हैं। ये जो लाइन है जो कि नॉर्दर्न 0 डिग्री से गुजरती है और इधर 90 पे टच करेगी, इधर 90 पे टच करेगी, इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियंस, प्राइम मेरिडियंस। और जो बाकी लाइंस हैं वो कर्व्ड होती हैं इस वे में, इस तरह से, ठीक है। ये पैरेलल नहीं होती बल्कि ये कर्व्ड होती हैं, ये कर्व्ड होती हैं। इनको बोलते हैं मेरिडियंस या लॉन्गिट्यूड्स। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी होंगी और साउदर्न में भी होंगी, ठीक है। तो जो सेंटर वाली है, इसका मैं कलर चेंज करता हूं, सेंटर वाली है, इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, ठीक हो गया। आप जब दोनों को कंबाइन कर लेंगे तो यार ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका ना, ये देखें, ये लैट आ गए, ये आपके लॉन्ग उसके ऊपर ड्रॉ कर दिए मैंने, ठीक है। अब हम आगे जो डायग्राम है उसके ऊपर मूव करते हैं, ये वाली डायग्राम है, ठीक है। ये हमारी प्राइम मेरिडियन हो गई, ये इक्वेटर हो गया, ये पैरेलल लाइंस होगी हमारी सारी, और ये उसके ऊपर हमारे हो गए मेरिडियंस आ गए, ठीक है, जो कर्व्ड है ये वाली, ठीक हो गया। अब इसमें साइंसदान ने कुछ डिवीजन की हुई है, कौन सी, कि यहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न डिवीजन्स दी हुई हैं दो, कि अगर हम इससे 23.5 डिग्री ऊपर चले जाएं तो यहां उन्हें एक इमेजिनरी डिवीजन दे दी, इस लाइन को बोला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे अगर हम इक्वेटर से आ जाए 23.5 तो उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ये आपका आर्कटिक सर्कल है 66.5 पे डबल पे, ऊपर जाए तो आर्कटिक सर्कल आ जाएगा। बस आज यहां तक है, इसको क्लोज करते हैं यहां तक। किसी का कोई मसला मसाइल हो, कुछ समझ ना लगी हो तो पूछ सकता है। जी स्टूडेंट्स बोलें। क्लियर है सर, एंड करते हैं। जी गर्ल्स, आप लोगों की तरफ से कोई क्वेश्चन, कोई चीज पूछने वाली? पेपर कब एक्सपेक्टेड है किरण? अभी कम से कम भी 2 ढाई माह तक तो इंशाल्लाह नहीं होने वाला, उसके बाद कभी भी हो सकता है। तो आप 2 से ढाई माह से ज्यादा अपना प्लान ना बनाइएगा, बिकॉज फिर मुश्किल हो सकती है, ठीक हो गया। सर ये नए साल के स्टार्ट में मेरा क्या हो आई थी। अल्लाह पर खैर करे, ठीक है। बाकी जो है सब्जेक्ट मैं आपको बताऊंगा, प्लान में सारा शेयर करूंगा कि हमने कैसे कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है। तो बस आज क्लोज करते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं फिर इसको बंद कर रहा हूँ, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।